हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस एंड मैथ्स जोन में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th के साइंस के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर के आया हूं। साथ ही इन प्रश्नों को मैं पूरे डिटेल में समझाऊंगा और इसके विकल्पों को भी समझाऊंगा, ताकि केवल यही प्रश्न नहीं, इस पर आधारित और भी कोई भी प्रश्न हो तो वो आपसे छूटे नहीं, परीक्षा में बन जाए। जैसा कि आप जानते हैं परीक्षा काफ़ी निकट आ चुकी है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो चलिए इन 20 प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर दो समतल दर्पण है, एक इस तरफ से है और दूसरा इस तरफ से है, और दोनों समांतर मतलब दोनों समतल दर्पण है और समांतर है, एक दूसरे के समांतर इस तरह से रखे गए हैं। तो अगर यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, तो कहता है क्वेश्चन कि इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो अगर आप जेन्युइनली सोचे सामान्य रूप में भी, तो आप देखें कि इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, इसमें भी बनेगा, फिर इस दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा, इसके पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा, वही प्रतिबिंब फिर इस दर्पण में भी बनेगा, फिर वही प्रतिबिंब इस दर्पण में भी बनेगा, फिर वही प्रतिबिंब इस दर्पण में भी। इस तरह से कई सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कितना? अनंत। यहाँ ध्यान देंगे कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच अगर वस्तु रखी हुई होगी, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच अगर वस्तु रखी हुई होगी, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत बनेगा। अगर समतल दर्पण है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। क्वेश्चन कहता है कि यदि अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो फोकस से वक्रता केंद्र के दूरी क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम देखते हैं पहले एक अवतल दर्पण है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर ये एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष के बाद हम देखेंगे कि फोकस दूरी कहाँ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर फोकस दूरी है, ये हमारी फोकस दूरी है। और आपको पता है कि ध्रुव जो है P से फोकस दूरी जितनी होती है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है, F से P के बीच की दूरी है, ठीक उसकी दोगुनी दूरी होती है वक्रता केंद्र। क्या होती है? वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी, अगर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी, अर्थात C से F के बीच की दूरी भी फोकस दूरी से वक्रता केंद्र के बीच, फोकस से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी भी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर ही होगी। क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है कि फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F इक्वल टू R/2, F इक्वल टू R/2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 का आंसर हो गया B, 25 सेंटीमीटर ही होगी। अगला प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हालांकि अगर वास्तविक रूप में देखें तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42। हीरे का अपवर्तनांक अगर 2.42 है या 2.4 प्रश्न में दिया हुआ है, तो मान लेते हैं 2.4। तो 2.4 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो अपवर्तनांक दिया हुआ है। आपको पता है कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? खास करके निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर अगर हम देखें तो होगा माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल या शून्य में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल अर्थात C से सूचित करते हैं, और बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात माध्यम यहाँ क्या है? हीरा है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, हीरा में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हीरा में प्रकाश की चाल हमको ज्ञात करनी है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। इसके लिए सूत्र है अपवर्तनांक बराबर, मतलब n इक्वल टू शून्य में प्रकाश की चाल C0/C मीडियम। तो इससे अपवर्तनांक के जगह पर हम अपवर्तनांक रखते हैं 2.4।
इक्वल टू सी नॉट के जगह पर हम क्या रखेंगे, प्रकाश की चाल निर्वात में, जो कि होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और बटा में सी मीडियम, और मीडियम के रूप में कौन है, हीरा है। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो 3 को भाग देना है हमको 2.4 से, तो आ जाएगा 1.2 के आसपास गुने 10 के पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा डी। क्या होगा सही जवाब, डी। 1.2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हीरा में प्रकाश की चाल। आप ऐसे भी याद रख लीजिए, ये सही है चाल दिया हुआ, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। आपसे कई बार परीक्षाओं में हीरे का अपवर्तनांक पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में हीरे का अपवर्तनांक पूछा गया है, और अगर आपसे हीरे का अपवर्तनांक पूछे तो 2.42, और अगर हीरे में प्रकाश की चाल पूछे तो 1.2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड जो है वो क्या है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड वायु में प्रकाश की चाल, या फिर कह सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। आप इसको याद रखेंगे, किंतु आप यहाँ देख रहे हैं कि विकल्प में डायोप्टर नहीं है, विकल्प में डायोप्टर नहीं है। अब देखते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है। तो लेंस की क्षमता बराबर होता है, लेंस की क्षमता बराबर 1/f, और f मतलब फोकस दूरी, और फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में। तो यही 1/मीटर जो है ये क्या होगा, मात्रक होगा। 1/मीटर क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक 1/मीटर कह सकते हैं, या इसी 1/मीटर को हम डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, डायोप्टर। तो यहाँ पर यह तो नहीं दिया गया है, तो यहाँ हम देख लेंगे कि 1/m किसके बराबर होगा। तो 1/m जो है वो होगा m के पावर -1 के बराबर। अगर कोई बटा में दिया हुआ है और उसको पावर के रूप में लिखना है तो पावर में -1 रहता है। तो यहाँ पर ये कहाँ पे है, a में, b में, c में, c में है, तो m इनवर्स, या हम कहेंगे m के पावर -1 लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बन जाएगा। तो यहाँ हमारा c आंसर सही होगा, हमारा आंसर हो जाएगा c। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा, नीला, नहीं, उजला, लाल, काला। तो यहाँ सही जवाब होगा, और इसको हम समझेंगे भी, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होता है, तो कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है काला, तो ध्यान दीजिए, काला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि चंद्रमा पर, ऐसे चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल नहीं है, और जब चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश का रंग नीला नहीं दिखाई देगा। अगर पृथ्वी से वही देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अर्थ, और ये मून है, तो मून पर वायुमंडल नहीं है जबकि पृथ्वी पर वायुमंडल है। तो वायुमंडल पर, यहाँ पर पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, इस पर जो सूर्य की किरणें आती हैं, तो ये सूर्य की किरणें, आने वाली सूर्य की किरणें इन वायुमंडल के और बादल के कणों से टकरा करके प्रकीर्णन होता है इनका, और नीला प्रकाश यहाँ पर रह जाता है। नीले रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है, अर्थात वह प्रकाश यहाँ रह जाता है, तो ये भाग हमारा नीला दिखता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, लेकिन चंद्रमा पर तो प्रकीर्णन नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पर नीला नहीं दिखाई देगा, वहाँ कैसा दिखाई देगा, काला। आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। वहां पर यह नहीं कहेगा कि चंद्रमा पर, सीधे कहेगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो हम आंसर काला लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप जान लें कि विद्युत धारा की प्रबलता या विद्युत धारा की क्षमता या विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर को आमीटर भी लिखा जाता है, आपको कई जगह पे आमीटर भी मिलेगा लिखा हुआ, तो आमीटर या
एमीटर सही जवाब होगा विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए। जबकि वोल्टमीटर किसको मापता है? तो वो वोल्टमीटर विद्युत विभव को मापता है। किसको मापता है? विद्युत विभव को मापता है। विद्युत विभव को मापता है, या हम विभवांतर को भी कह सकते हैं कि विभवांतर को भी मापता है। विभवांतर, ठीक है। तो विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा और एमीटर द्वारा विद्युत धारा की प्रबलता मापी जाती है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर विद्युत चुंबक की बात की जा रही है। तो जब भी हम विद्युत चुंबक बनाते हैं तो नर्म लोहे का क्रोड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं, तो वो जो छड़ कहे या क्रोड कहे, आप ध्यान देंगे, छड़ भी लिख सकता है, क्रोड भी लिख सकता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। नरम लोहे का क्रोड यूज किया जाता है, क्योंकि नरम लोहा जो होता है वो आसानी से चुंबकित हो जाता है। आसानी से चुंबकित हो जाता है, ठीक है। जबकि इस्पात आसानी से चुंबकित नहीं होता है और आसानी से विचुंबकित भी नहीं होता है। तो इस्पात का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में होता है। याद रखेंगे इस बात को कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इस्पात का। जबकि विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा और अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का यूज करते हैं। चलिए, इस्पात को इंग्लिश में स्टील कहते हैं और हिंदी में इस्पात कहते हैं। यहाँ पर हार्ड आयरन है, सॉफ्ट आयरन है, इस्पात हार्ड आयरन के रूप में होता है। आइए केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखते हैं। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? आप जानते हैं कि सभी धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु में ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक। हालांकि यह कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का एक अपरूप है। यह पूर्ण रूप से अधातु नहीं कह सकते इसे, लेकिन ऑप्शन में बस यही है। फास्फोरस विद्युत का सुचालक नहीं होता है, क्लोरीन भी नहीं, सल्फर भी नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए, अगला है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण क्या होते हैं? तो देखिए, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, तो वर्ग 1 को ले लीजिए आप। अगर हम वर्ग 1 को ले लें तो वर्ग 1 में सबसे ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, ठीक है, फिर पोटेशियम है। इतने को देखते हैं तो हाइड्रोजन अधातु है। उससे नीचे जाते हैं तो ये कमजोर धातु है। फिर सोडियम मजबूती, मतलब ये धातु का पूरा बेहतर गुण रखता है। ये उच्च श्रेणी का धातु है, अधिक क्रिया भी करता है। तो ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण बढ़ेंगे। जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं धातु बढ़ रहा है, उसका धातुई गुण प्रबल होता जा रहा है, अर्थात ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। तो हमारा सही जवाब होगा आंसर सी। कौन? बढ़ता है। चलिए आगे। वैसे आपको आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, दाएं से बाएं, एक चीज और जान लीजिए कि धात्विक गुण की अगर बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। जबकि अगर कहे कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में वर्ग के जगह आवर्त लगा दे, क्या लगा दे? आवर्त, और तब पूछे कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, वहां पर कहेगा बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है। तो जब बाएं से दाएं जाने की बात की जाए तब हम कहेंगे कि धातुई गुण घटता है, क्योंकि आपको पता है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर क्या रखा गया है? आवर्त सारणी में दाईं ओर कैसे तत्वों को रखा गया है? तो दाईं ओर रखा गया है अधातुओं को। तो बाएं से दाएं जाएंगे तो धीरे धीरे अधातु होता चला जाएगा, तो धात्विक गुण घटेगा। तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटेगा, जबकि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं? COOH।
तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा कि COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन नहीं होगा, अल्कोहल नहीं होगा, क्या होगा? अम्ल होगा। शॉर्ट में नाम दे दिया है अम्ल, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा अम्ल। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? अम्ल होगा। चलिए इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर कीटोन कहेगा तो कीटोन का होता है डबल बॉन्ड CO। अगर बात करें अल्कोहल का तो अल्कोहल का क्या होता है? OH होता है। और एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO होता है। एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक का CHO और OH होता है अल्कोहल का, और कीटोन का डबल बॉन्ड CO। इन सभी को याद कर लीजिएगा, एक न एक तो ये पूछेगा ही। चलिए हीलियम कैसा तत्व है? 11वां प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो तत्व है वो अक्रिय है, क्रियाशील है, उदासीन है या सक्रिय है? तो आपको बता दें कि आवर्त सारणी में वर्ग 18 में, आवर्त सारणी के समूह नंबर कौन? 18, या इसी को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। तो वर्ग 18 या शून्य वर्ग में 6 तत्व है और वे सभी अक्रिय हैं, इसलिए वर्ग 18 को अक्रिय तत्वों वाला वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर हीलियम है, नियॉन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस हैं। कैसे गैस हैं? अक्रिय गैस हैं। तो हमारा सही जवाब होगा हीलियम अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। और ये आसान सा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको आप खुद बना करके कमेंट्स में डालिएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। जल का pH मान कितना होता है? जल का pH मान कितना होता है? तो यहाँ हम देखेंगे कि जल का जो pH मान है वो 7 होता है। कितना होता है? 7, क्योंकि जल उदासीन होता है। जल कैसा होता है? उदासीन। जल उदासीन होता है, और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी उदासीन विलयन होंगे वे सभी, उन सभी का pH मान 7 होगा। अगर अम्लीय है तो 7 से कम, अगर भास्मिक या क्षारीय है तो 7 से अधिक। तो यहाँ पर जल का pH वैल्यू 7। चलिए कहता है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? तो आप दो चीजें याद रखेंगे, ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, जब O2 जुड़ेगा तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन हटेगा तो हम कहेंगे अवकरण। जब ऑक्सीजन हटेगा तो क्या कहा जाएगा? अवकरण कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन क्या होगा? अवकरण होगा। क्या होगा? अवकरण, अर्थात इंग्लिश में कहेंगे रिडक्शन। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? रिडक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है बी में रिडक्शन। आगे है प्रश्न कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में, अब देखिए ध्यान से कि वन पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्या चीजें होती है। तो घास होता है, घास को कौन खाता है? हिरण। घास को हिरण खाता है। और हिरण को कौन खाता है? बाघ। तो ध्यान दीजिए, घास उत्पादक होता है। घास क्या है? उत्पादक है, क्योंकि यह उत्पादक इसलिए कहलाता है क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादन करने का कार्य स्वयं या स्वपोषी होने का जो श्रेय है वो पौधों को है। तो घास भी पौधा है, तो घास जो है वो हो जाएगा हमारा उत्पादक। और हिरण जो है वो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता होगा। हिरण क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा। ठीक है, और बाघ यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता होगा। प्राथमिक उपभोक्ता इसको जो खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, इसको जो आगे खाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर यह प्राथमिक उपभोक्ता होगा। उत्पादक के बाद उपभोक्ता का स्थान आता है और प्राथमिक उपभोक्ता का। तो जितने भी शाकाहारी जंतु हैं, आप इस तरह से भी ध्यान में रखेंगे और याद कर लेंगे इस बात को कि जितने भी शाकाहारी जंतु हैं वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो वे सभी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। सभी शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए
हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो विभिन्न जैविक कार्यों का जो नियंत्रण होता है हमारे शरीर में तंत्रिका द्वारा भी होता है और रसायनों द्वारा भी होता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होता है, रसायनों कहने का मतलब कि हार्मोन्स के द्वारा भी होता है। तो यहाँ हमारा सही जवाब होगा तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, तंत्रिकाओं द्वारा भी और रसायनों द्वारा भी। जबकि अगर पौधे में पूछता, अगर कहता कि पौधे में जैविक कार्यों का नियंत्रण कैसे होता है, तो पौधों में तो तंत्रिका होता नहीं है, तो पौधों के लिए केवल आंसर क्या होता? रसायनों द्वारा। लेकिन हमारे शरीर में पूछ रहा है अर्थात मानव के शरीर में, तो तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो ध्यान दीजिए इसमें एमीन शब्द है। क्या है? एमीन मतलब NH2। एमीन कहते हैं NH2 को। तो इससे रिलेटेड कौन सा है? NH3 है। क्या है? NH3 अमोनिया। NH3 क्या है? अमोनिया है। तो आप ध्यान देंगे कि अमोनिया जो है वह बनता है किससे? एमिनो अम्ल के विखंडन से। एमिनो अम्ल का विखंडन जब हमारे शरीर में होता है और प्रोटीन बनता है, क्या बनता है? प्रोटीन। तो उस समय NH3 का निर्माण होता है, विखंडन से NH3 बनता है। चलिए तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा C। और विकल्प में कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन देख लिए कि ख और गो दोनों, तो उनको लगता है कि यही आंसर होना चाहिए, यही हो जाएगा, तभी तो 2 दिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप सहजता से क्वेश्चन को समझे पहले कि क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो अब तो आपको एक एडवांटेज है कि क्वेश्चन जो प्रश्नों की संख्या है वो दोगुनी है। तो आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन बनाइए और तब देखिए कि आप कितने प्रश्नों को बना पाते हैं। उसके बाद ही न बनने वाले प्रश्नों को चुने। जब आपको बनने वाले प्रश्न पूरे ना हो, 50 या साइंस में तो 80 रहेगा, तो 80 में 40 बनाना है। तो 40 प्रश्न अगर आपको अच्छे प्रश्न पूछ जाते हैं जो आपको बनाने आ रहा है, तो बस उसी से क्लियर हो जाएगा। आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पर कि हृदय के वेस्मों का शिथिलन, हृदय के वेस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो शिथिलन जो है वो फैलाव है। क्या है? फैलाव। 2 चीज़ें होती है हृदय में, एक होता है संकुचन। क्या होता है? संकुचन होता है, अर्थात हृदय का सिकुड़ना, हृदय का सिकुड़ना। और फिर शिथिलन होता है, शिथिलन अर्थात फैलाव। शिथिलन मतलब फैलाव। और यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया, इसको ध्यान से देखेंगे। संकुचन कहे तो सिस्टोल, 100 से संकुचन 100 से सिस्टोल को याद रखें। अगर संकुचन कहता है कि हृदय के वेस्मों में संकुचन क्या कहलाता है, तो सिस्टोल कहलाता है। और शिथिलन क्या कहलाता है, तो डायस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है? डायस्टोल। तो हमारा सही जवाब होगा डायस्टोल। क्या होगा सही जवाब हमारा? डायस्टोल। ठीक है, अर्थात हृदय के वेस्मों में, हृदय के वेस्मों में शिथिलन डायस्टोल कहलाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? तो ये भी आसान है, कूटपाद के द्वारा। स्यूडोपोडा कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ पर लिखा हुआ है स्यूडोपोडा। चलिए तो कूटपाद कहते हैं। ठीक, भोजन का अंतर्ग्रहण भी, और भोजन का अंतर्ग्रहण के साथ साथ अमीबा चलता भी इसी के सहायता से। अगर आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि अमीबा किस अंग के द्वारा चलता है, तो कोशिका झिल्ली को कूटपाद के रूप में यूज करता है। आगे प्रश्न संख्या 20 जो कि लास्ट प्रश्न है, और ये भी आसान सा प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर मैं सब बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ये ए ऑप्शन भी आपसे पूछेगा परीक्षा में कि मधुमेह नामक रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो बस ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जो भी इसका लाभ ले पाएँ। धन्यवाद।